स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहती हूँ, करीबन 5 मिनट्स लगेंगे। अगर आप में से जो लोग मेरी बातों सुनने में इंटरेस्टेड हैं वो सुन सकते हैं, और जो नहीं सुनना चाहते आप 5 मिनट स्किप करके डायरेक्ट स्टोरीज पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई नो जब मैंने स्टोरी लिखी थी तो जो ऐसा रिस्पांस मैं सोच रही थी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, पर जितना भी आया उसे थैंक यू सो मच। जो लोग मेरी हर स्टोरी के नीचे आकर कमेंट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, थ्रू इंस्टा भी मुझसे कनेक्टेड हैं, कुछ लोग मुझे कमेंट के थ्रू ही मैं हमेशा इंकरेजमेंट देते हैं, जिनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है, उन सबको थैंक यू। बट आज मैं बोलना चाह रही थी समथिंग रिगार्डिंग टैगिंग और मेरे चैनल को अपनी वीडियो पे टैग करना। मैं इस टॉपिक को इग्नोर करना चाह रही थी और इसी कारण मैंने इस बारे में बात ना करने की सोची थी, लेकिन फिर एक बात मुझे दिमाग में बार बार आ रही है, मुझे परेशान कर रही है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। पहले मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, मैंने डायरेक्ट अपना गुस्सा वहाँ दिखा दिया था कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप मुझे अपने चैनल पे किसी भी चीज़ के लिए टैग करें। हम सब यूट्यूबर्स हैं, हम सब का अपना अपना पर्सनल चैनल है, हर कोई अपने चैनल पे अपने हिसाब से काम करता है। तो मैं किसी के चैनल पे जाकर किसी को भी मतलब का परेशान करूं, मैं इस नेचर की नहीं हूं, और मैं यही चीज़ आपसे सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ। जो भी यूट्यूब चला रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कंसर्न परमिशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप बिना किसी के कंसर्न के, बिना उसकी परमिशन के उसे अपनी नॉर्मल वीडियो के नीचे अगर टैग करते हैं या अपनी पोस्ट में टैग करते हैं या उनके चैनल को मेंशन करते हैं तो एक तरीके से आप उन्हें बिना मतलब का बॉदर कर रहे हैं, बिना मतलब का परेशान कर रहे हैं। मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रही हूँ, आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। उसके बावजूद आप अपनी नॉर्मल वीडियोस में भी मुझे टैग कर रही हैं। ये मुझे हाल ही में पता चला और मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं कहीं से भी आपसे कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहती हूँ। इवन मैं तो आपका नाम भी यूज़ नहीं करना चाहती अपने चैनल पे, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो आप अपने चैनल पे कीजिए, जो मैं करती हूँ मैं अपने चैनल पे करती हूँ। मैंने कभी भी 2 साल से ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे हो गए हैं, किसी भी यूट्यूबर को बिना किसी मतलब के, चाहे मैं कितनी खुश हूँ, कितना बड़ा सेलिब्रेशन कर रही हूँ या कोई भी बात हो, कभी भी मेंशन या टैग नहीं किया है। जब भी करा है किसी अच्छे इंटेंशन या बुरे इंटेंशन किसी से भी मतलब से नहीं करा है। हाँ ऑब्वियसली किसी ने मुझे चैलेंज दिया है, किसी का कोई काम मुझे पसंद आया है तो मैंने ज़रूर टैग किया होगा। लाइक नेहा दीदी ने मुझे जब चैलेंज दिया था तो मैंने उन्हें टैग किया, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी किसी को बेमतलब का परेशान या बॉदर नहीं किया है। पर हाँ पिछले कुछ टाइम से मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं फिर से एक पोस्ट डालूँ, वहाँ पे लोग आके फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आप एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाहते हो, जो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने चैनल पे बहुत पॉजिटिवली अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इतने पॉजिटिव लोगों से रोज़ इंटरेक्शन करती हूँ, वो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए प्यारे से स्टोरी शेयर करती हूँ। ऑफिस की पूरी थकान मिटा के जब मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ या आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करती हूँ तो मुझे जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो मैं किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बिना बात के किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती, ना ही बिना बात के किसी को टैग या मेंशन कहीं भी करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी एक डिकोरियम मेंटेन करते हुए जैसा आप कर रही हैं, जो कर रही हैं अपने चैनल पे कीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा करो या आप कितना बुरा करो, उससे मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई। तो आप मुझे क्यों टैग करके बिना मतलब के, मेरे ही फॉलोअर्स से मुझे ये बात पता चलती है बिना बात के, फिर मैं कुछ रिस्पॉन्स कर दूँ, फिर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो, उससे क्या फ़ायदा। हमारी प्यारी सी यूट्यूब से कम्युनिटी जो आराम से हमारे पास स्टोरी सुनने आती है, उन्हें वही काम करने देते हैं। वो मेरी स्टोरी सुने, उन्हें अच्छी लगे वो मुझे कमेंट करें, जो लोग आपकी स्टोरी सुने उन्हें अच्छी लग रही है वो आपको कमेंट करें। इस बीच में मैं आपको बिना बात के कहीं टैग कर दूं या आप मुझे बिना बात के मेरी परमिशन के बिना किसी पोस्ट में टैग करें, फिर मुझे गुस्सा आए, मैं रिएक्शन दूं, फिर आप उसका रिस्पॉन्स करें, फिर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करें, बिल्कुल बेकार है। इसलिए आगे से अच्छे बिल्कुल काम माइंड से मैं कह रही हूँ, मुझे कोई भी चैनल बिना मेरे कंसर्न के अननेसेसरी की वीडियो और पोस्ट में टैग मत कीजिए। अभी तक मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उसके बाद मेरे पास लीगली ये यूट्यूब ने ही परमिशन दी है कि मैं उस वीडियो और पोस्ट को
रिपोर्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कंसर्न के बिना मेरे चैनल को आप वहाँ पे टैग कर रहे हैं। कोई शौक नहीं है बिना बात के किसी को रिपोर्ट करना या बिना बात के किसी के काम को कुछ भी करना। वो आपका काम है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, मैं अपना काम अपनी मेहनत से कर रही हूँ ना। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आपको जो करना है करो, जैसा करना है करो, पर मुझे डिस्टर्ब कोई भी मत करो। मैं खुलेआम बिना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट किए साफ साफ सभी को बोलना चाहती हूँ, मेरे कंसर्न के बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई भी मुझे अपने चैनल पे मेंशन, हैशटैग या टैग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ऐसा करने की आपने कोशिश करी तो फिर मैं वो करूँगी जो मुझे करना है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूँगी, सीधा उसे रिपोर्ट मार दूँगी। और मैं ऐसा कर सकती हूँ बिना आपका को बॉदर किए, क्योंकि मुझे शौक नहीं है किसी को बिना बात के परेशान करना। लेकिन अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं फिर आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं गुस्सा करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आजकल बहुत मज़ा आ रहा है अपनी स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने में। तो मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे मेरी हैप्पीनेस में खुश रहने दो। बिना बात के अगर मुझे बॉदर करोगे तो फिर मैं बॉदर करूँगी आपको, और शायद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा मत करो। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी मुझे समझो। अगर कोई बिना बात के मुझे कहीं टैग कर भी रहा है तो आप मुझे सिर्फ एक बार बताया करो। मुझे लगेगा कि मुझे एक्शन लेना है, मैं ले लूँगी। मुझे लगेगा कि वो इंसान इसके लायक भी नहीं है तो मैं उसे इग्नोर कर दूँगी। लेकिन अगर आप मुझे बार बार इंस्टा पे वो चीज़ें भेजते रहोगे तो मैं फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाऊँगी, क्योंकि मैं दूसरे को बुद्धि तो नहीं दे सकती ना। जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही काम करेगा। इसलिए आप भी मुझे प्यार करो, मुझे कमेंट करो, पर प्लीज़ इन बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये बताकर प्लीज़ ना खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान करो। ये मेरा आपसे, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है। और अब इस टॉपिक पे इतना सारा समय लगाने के बाद मैं और बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं लगाना चाहती। अब वापस चलिए स्टोरी पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को पता चल जाता है विंग का सच। वांग जी को ये भी पता चलता है कि आयुन याली और जिन जुशान का बेटा था। अब आगे मिंग्याओ की वो डेड बॉडी अभी भी उस फ्लोर पे पड़ी हुई है। वांग जी वहाँ से जा चुका है, पर जंचा अभी भी शॉक में मिंग्याओ को देख रहा है। वांग जी तो वहाँ से निकल गया ये बोल के कि वो सच पता लगाएगा, लेकिन जंचा उसके लिए ये सब प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसकी सीजे का और जिन जुशान का बेटा, अगर वांग जी की बात सच है तो ये बच्चा शिचैन और याली की शादी से पहले हुआ है। तो इसके बारे में जियांग्स को या किसी और को क्यों नहीं पता चला? मिंग्याओ के पास ये बच्चा कैसे पहुंचा? और मिंग्याओ क्यों इस बच्चे को मारने के पीछे इतना बेताब था? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे राज अभी इस आयुन याली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जंचा खुद समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे, किस तरफ वो जाए। क्या वो इस समय अब अपनी सीजी के पास्ट को खंगाले? अब तक वो सिर्फ लैन पे शक कर रहा था, तो उसका पूरा फोकस लैन से जब याली मिली उस तक ही सीमित था, याली की शादी के बाद से लेकर अब तक। लेकिन अब जंजा को फील हो रहा है कि उसे और ज़्यादा पास्ट में जाना पड़ेगा। उसे शिचैन और याली के मिलने से पहले याली की ज़िंदगी में क्या हुआ ये भी जानना पड़ेगा। याली और आयुन के बर्थ का राज जानना पड़ेगा। ये सारे सवालों के साथ अब जंचा गुस्से में मिंग्याओ को डेड बॉडी को देखते हुए अपने आदमी से इस डेड बॉडी को जियांग्स जिन क्लैन को दे दो बोलकर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयुन थोड़े समय बाद ही उस हॉस्पिटल में पहुँच गया था जहाँ पे इस समय विंग एडमिट है। विंग अभी तक आईसीयू में बेहोश है, इसलिए विंग के आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी जब वहाँ शुयांग अब आयुन को लेकर आता है। आयुन मासूमियत से पहले वेंचिंग को देखता है और फिर शुयांग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे सचमुच में उसके बाबा से मिलना है। वहीं ना चाहते हुए भी उसकी इन मासूम आंखों को देखकर शुयांग और वेंचिंग दोनों डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके आयुन को विंग से मिलने की परमिशन लेते हैं। विंग उस बेड पे बेहोश है जब छोटा सा आयुन बिल्कुल उसके पास आके उसके बेड पे उसके पास लेट के उसे हक करने लगता है और अपना छोटा सा अपना सर विंग के उस बड़ी सी चेस्ट के पास रख के घबराता हुआ
विंग के जहाँ अभी बैंडेज लगी हुई है उस जगह को टच करता हुआ चेस्ट के पास और बाबा बाबा करने लगता है। विंग जो काफ़ी देर से बेहोश था उसे जैसे आयन की आवाज़ होश में लाने के लिए बोल रही थी। विंग एकदम से हल्के से आंखें खोलता है जिससे रूम में खड़े वेंचिंग और शुयांग भी एक बार को शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो विंग को देखकर कि वो होश में आ गया मन में खुश भी होते हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाने शुयांग चला जाता है। विंग बहुत हल्के से अपने चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करता हुआ अपनी टूटी हुई स्माइल के साथ अब आयन बोलता है। जैसे आयन अपनी नज़र ऊपर करके जब विंग को होश में देखता है तो बहुत खुश होता हुआ अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के बाबा करके हल्का सा रोने लगता है। जिसे विंग जिसके शरीर में बहुत पेन है, दवाइयों की वजह से उसका शरीर भी अकड़ रहा है पेन, और ये गोली लगने के बाद एकदम से वो पहले जैसा हेल्दी तो नहीं हो सकता था। इसे वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके अपने हाथ से आयन के फेस को टच करता है और उसे बहुत प्यार से आंसू पूछते हुए कहते हैं, मत रो आयन, बाबा ठीक है। इतना ही बोल पाता है विंग क्योंकि इससे ज़्यादा अब उसकी शरीर और उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा है। वहीं वेंचिंग विंग के हालत देखकर और आयन को थोड़ा विंग से दूर करते हुए बहुत प्यार से विंग से आयन को गोद में लेते हुए आयन को शांत करते बोलती है, देखो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, तुम रोओगे तो पापा भी रोएंगे ना, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। ये बोल के अब वेंचिंग आयन को अपने साथ लेकर उसी रूम के एक सोफे पे बैठ के उसे चुप करवाने लगती है। डॉक्टर आके पूरा विंग को चेक करते हैं और शुयांग और वेंचिंग को बताते हैं कि विंग बिल्कुल ठीक है। वहीं वेंचिंग को यहाँ देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है। वेंचिंग यहाँ क्या कर रही है, उसके लिए ये चीज़ शॉक थी क्योंकि वो नहीं चाहता था वेंचिंग लेंस के सामने आए, लेकिन शुयांग और वेंचिंग दोनों एक साथ हैं, इस चीज़ से वो थोड़ा शॉक में था। वहीं दूसरी तरफ उसे होश में आए हुए करीबन 4 घंटे हो गए हैं पर लंजा उससे मिलने नहीं आया। विंग का दिल ये सोच के भी घबरा रहा है कि लंजा कहाँ है, क्या लंजा ठीक है और आयन यहाँ पर है, इसका मतलब लंजा आयन को ही सेव करके लाया होगा। कौन था आयन का किडनैप? अरे विंग ये भी जानना चाहता है लेकिन अभी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और जब तक आयन इस रूम में थे तब तक वेंचिंग भी कुछ नहीं बोलती है, पर जब शुयांग आयन को अपने साथ जिनशी ले जाता है तो वेंचिंग जब अकेले है विंग के पास तो बड़ी टेंशन में विंग के बिल्कुल पास आके बैठ जाती है, जिससे विंग थोड़ा सा अपनी दर्द भरी आवाज़ में वेंचिंग का नाम लेता है। वेंचिंग एकदम से उसे रोकते हुए मना करती है कि वो ना बोले और अपनी सीरियस वॉइस में बोलती है, विंग लैन फैमिली को यही कह दो, लांग वांगजी को पता चल गया है कि तुम यानली की मर्डर मिस्ट्री के कारण ही उससे की लाइफ में आए थे। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं वेंचिंग थोड़ा सैड हो रही है और विंग ये सुनते ही जैसे शॉक में चला जाता है। उसे अब तक जो पेन हो रहा था वो सिर्फ उस गोली का दर्द था, लेकिन अब तो उसके हार्ट में एक ऐसा पेन हो रहा है जिससे उसकी बॉडी क्या उसका दिमाग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब लंजा को उसका सच पता चल गया? क्या लंजा उससे नफरत करने लगा है? क्या लंजा अब कभी भी उसे पहले वाली तरह उन ब्यूटीफुल गोल्डन आइज में प्यार भरकर नहीं देखेगा? क्या लंजा उससे नफरत करने लगेगा? विंग को ये बातें बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं उसकी हालत भी थोड़ी सीरियस सी हो जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। वेंचिंग ये देखकर एकदम से विंग विंग करके उसे शांत करने लगती हैं, लेकिन विंग के लिए जैसे अब शांत होना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई है। जो विंग अभी थोड़ी देर पहले ठीक था अब वो विंग फिर से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है। ये देखकर डॉक्टर भी नर्वस हो जाते हैं और अब वो जल्दी से विंग को दोबारा से ऑपरेट करने लगते हैं। शुयांग जो अब आयन को लेकर जिनशी पहुंचा था तो देखता है जिनशी में सब लोग बहुत परेशान थे। शुयांग अब सोंगलैन और शाओशिनशन के साथ बच्चों का ध्यान रखने के लिए वहीं जिनशी में रुक जाता है। वांग जी कहाँ है शुयांग को नहीं पता था, इसलिए वो सबसे पहले वांग जी को फ़ोन करता है और बोलता है कि विंग को होश आ गया। वांग जी जो एक अकेले कमरे में बैठ के शायद कई साल बाद आज ड्राइंग कर रहा था, वो ये बात सुनने के बाद
सिर्फ हु में रिस्पॉन्स करता है। उसका दिमाग कह रहा है कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। होश भी आ गया है तो उस यूशान को वांग जी से उसे कोई मतलब नहीं है। वांग जी को सिर्फ इस समय क्या मियाली और जिन जुशान का रिश्ता था, कैसे आयन इस दुनिया में आया और मिंग्या उससे क्या छुपाना चाहता था, बस उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो उसका दिल एकदम से बेचैन हो जाता है, जो जानना चाहता है क्या विंग होश में आके बिल्कुल परफेक्ट है, जो विंग को एक बार देखना चाहता है, हॉस्पिटल में जाके विंग के पास रहना चाहता है। वो दोनों परिस्थितियों में क्या करे सोच रहा है, दिल की सोचे या दिमाग की, वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो आज ड्रिंक कर रहा है अकेले इस अंधेरे कमरे में बैठ के। वो लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा है। आज विंग क्या सच जानने के बाद वांग जी अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट गया है। आज उसे संभालने के लिए शायद कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं आ सकता, इसलिए आज उसे संभालने के लिए जो इस रूम में एंट्री कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लान चिरेन है, जिन्हें शुयांग ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वांग जी उसके फ़ोन का रिस्पांस नहीं कर रहा है। और वांग जी एक अकेले रूम में बैठ के होटल के रूम में ड्रिंक कर रहा है। उसके गार्ड्स ने शुयांग को ये इन्फॉर्म किया था। वहीं वांग जी ड्रिंक कर रहा है, ये लेंस के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। वहीं चिरेन तो समझ चुके हैं कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए वो आप वांग जी के पास पहुंचते हैं। वांग जी अपने अंकल को देखकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और ऐसे ही उस सोफे के नीचे बैठे हुए, मतलब सोफे और टेबल के बीच का जो गैप है उसमें बैठ के अभी भी अपनी बियर की बोतल को देखता हुआ कुछ ना बोलकर सीधा नेक्स्ट अपने लिए बियर की बोतल को ओपन कर देता है, जिस पे आप चिरेन सीधा वांग जी के पास सोफे पे बैठते हैं और उस बोतल को इससे पहले वांग जी अपने माउथ तक लगा पाता बीच में रोककर उसके हाथ से वो बोतल लेकर टेबल पे गुस्से में रखते हुए बोलते हैं, लांग वांग जी, ये क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ और ये पीने से तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, इस थॉट से बाहर आओ। ये बोलते हुए चिरेन जैसे और घूर के वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी अब अपने अंकल की साइड देखकर एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो क्या करूं मैं? सच जानने के बाद भी आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं पहले की तरह बिहेव करूं? आपको लगता है जो सच आज मुझे पता चला है उसके बाद मैं पहले जैसा हो पाऊंगा? ये बोलता हुआ वांग जी जैसे अपने अंकल से अपने मन में चल रही उथल पुथल को बिना बोले ही वो कितना परेशान है या वो जो कर रहा है वो कुछ गलत नहीं है, एक्सपेक्ट जो अब भी वो उससे कर रहे हैं वो गलत है, ये बात बोल रहा है। जिस बात पे अब चिरेन इमोशनल होकर वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ जो कुछ अभी हुआ, जो कुछ तुम्हें पता चला, वो सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। मैं जानता हूँ एक पल में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल गई, पर तुम भी समझो वांग जी, गलती ना ही तुम्हारी है और ना ही वीर विशान की। इस बात पे अचानक से वांग जी अपने अंकल को घूर घूर के देखने लगता है। कैसे बोल सकते हैं उसके अंकल, विंग की कोई गलती नहीं है? विंग की क्या, उसे झूठ बोल के धोखे में शादी करना गलती नहीं है? विंग का उसकी लाइफ में एक मकसद के लिए आना गलती नहीं है? ये सारी बातें वांग जी अपने अंकल से पूछना चाहता था, लेकिन एज यूजुअल वो वांग जी है, इसलिए वो कुछ ना बोल के घूर घूर के अपने अंकल को देख रहा है। वहीं चिरेन भी बिना वांग जी के बोले उसकी आंखों से समझ रहे हैं कि वो क्या फील कर रहा है, इसलिए वो दोबारा से वांग जी के कंधे पे थोड़ा सा हाथ दबाते हुए अब बोलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ विंग की गलती नहीं है क्योंकि विंग अपनी बहन के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आया था, लेकिन उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार भी देखा है। मैं पहले दिन से जानता था विवशान जियांग्स फैमिली से कनेक्टेड था। ये बात सुनते ही जैसे वांग जी को तो एकदम से बॉडी में शॉक लगता है। क्या मतलब? अंकल ये बात जानते थे? अंकल को ये बात कब से पता थी? वांग जी को पता थी क्योंकि वांग जी को डॉक्यूमेंट मिला, मदर को पता थी क्योंकि मदर को भी एक डॉक्यूमेंट मिला, पर अंकल को कैसे पता थी? ये बात सोचता हुआ अब वांग जी अपने अंकल की तरफ देखने लगता है और अब वो जो उसके दिमाग में था वो पूछ लेता है, आपको कैसे पता? आप अंकल
एकदम सीरियस वॉइस में वांग जी से थोड़ा दूर होट के आप उस जगह सोफे से उठते हुए विंडो के पास चलते हुए वहाँ सीरियस वॉइस में बोलते हैं, क्योंकि मैं विवशान को पिछले 10 साल से जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को सेव करने के लिए तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा था। अब अचानक से वांग जी जो पहले फ्लोर पे बैठा हुआ था थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपने अंकल की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। अब उसके अंकल बाहर उस बड़े सी ग्लास से शहर को देख रहे हैं और कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, लैन फैमिली कुसु सिटी की एक तरीके से पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले एक ऐसी फैमिली है जिसे पूरी कुसु सिटी रिस्पेक्ट करती है। पूरी कुसु सिटी लैंस के अंडर आती है, इसलिए इस सिटी में हमारे रिस्पेक्ट करने वाले हज़ारों लोग हैं, बट कोई नहीं जानता ये लैन फैमिली क्या कुछ छुपा रही है। ये बात सच है कि मेरी फैमिली एक आइडियल फैमिली नहीं है। ये बात सच है कि विंग तुम्हारी ज़िंदगी में एक मकसद के लिए आया था, मुझे पता था, पर इसके बावजूद मैंने तुम्हें ये सच नहीं बताया। मैंने तुम्हें ये सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो ईशान क्या करेगा। मैं वही इंसान हूँ जिसने विंग के बारे में तुम्हें डॉक्यूमेंट दिया था। ये बात सुनते ही अब वांग जी 2 कदम पीछे चला जाता है। इसका मतलब उसके अंकल ही थे जिसने वो डॉक्यूमेंट दिया था। इसका मतलब वो इंसान जिसने उसकी मदर को डॉक्यूमेंट दिया था, क्या वो भी अंकल थे? कहीं ना कहीं वांग जी अब अंकल की तरफ शौक में देख रहे हैं। अब उसके अंकल जो पहले विंडो के बाहर देख रहे थे वांग जी की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए अब सीरियस वॉइस में वांग जी को देखते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ मैं अभी भी तुम्हें सारी बातें सही से नहीं बता रहा, पर मैं फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। विवशान की कहीं भी कोई गलती नहीं थी। विवशान इस समय भी तुम्हारे साथ ही सेफ है। मैं जानता हूँ तुम विंग को पसंद करते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों 2 इनोसेंट सोल हो। तुम दोनों को तुम्हारे सराउंडिंग में जो हो रहा है अभी नहीं पता। सच कहूँ तो पूरी सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास जो सबूत है मैं उन्हें अभी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। जब तक मैं पूरा सच नहीं बता सकता तब तक मैं तुम्हें से ये बात छुपाऊंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंकल के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो और विवशान को एक मौका ज़रूर दो। विवशान और तुम जिनशी वापस जाओ, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ वहीं पर सबसे ज़्यादा सेफ हो। ये बोलते हुए चिरैन अब वांग जी को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर वहाँ से चले जाते हैं। ये रहस्य क्या है चल रहा है वांग जी को समझ नहीं आ रहा। एक के बाद एक वांग जी के पैरों के नीचे से आज ज़मीन कितनी बार खिसकी। विंग का सच जानकर मिंग्याओ का हरकत पर आयुन का याली का बच्चा होने की बात और अब उसके अंकल का कुछ बहुत बड़ा छुपाना। अंकल उसे पूरी बात नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो लेंस की बुनियाद हिला सकता है। इसलिए वांग जी ना चाहते हुए भी अब उसी होटल रूम के उस बड़े से बेड पर लेट जाता है। आँख बंद करके सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। उसका शरीर, उसका दिमाग, हर कुछ आज थका हुआ है, इसलिए वो आज सिर्फ कुछ समय अब आराम चाहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग की हालत काफ़ी सीरियस हो गई है। जंचा भी अब विंग से मिलने हॉस्पिटल आता है। जब या उसको वेंचिंग फ़ोन करके बुलाती है। जंचा विंग की हालत देखकर अब रूम के बाहर सर पकड़ के बैठ जाता है। वहीं वेंचिंग उसके पास बैठ के उसके हल्के से कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, तुम इतना परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कुछ टाइम लगेगा पर वो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेंचिंग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज उसी जगह आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ मैं उस दिन खड़ा था जब मेरी सीजे की डेथ हुई थी। मुझे एक तरफ अपने भाई विंग को खोने का डर सता रहा है और दूसरी तरफ आयन का सच जानना, वो भी मेरे सामने एक
बहुत बड़ी चुनौती है। मैं क्या करूँ वेंची, मैं किस तरफ जाऊँ? वहाँ जहाँ तुम्हें पहली बार में ही जाना चाहिए था। लैंस पर शक करने से पहले तुम्हें पूरी तरह से याली का भी सच जानना चाहिए था। अगर सचमुच में आयन याली का बेटा है तो आयन के पर्थ का राज हमें खोलना पड़ेगा। ये गुत्थी शायद तभी खुलेगी जब हमें आयन का सच पता चलेगा। तुम्हें याद है जंजा, तुम्हारी बहन ने तुमसे आखिरी शब्द क्या कहे थे? सेव माई सन। क्या पता याली अपनी आयन के लिए ही बोल रही हो। आयन भी याली का बच्चा है, तो क्या पता याली आयन के लिए कोई ही सेव करने की बात तुमसे कर रही हो, क्योंकि जिंगी तो लैंस के बीच में बिल्कुल सेफ है। जिंगी को तो सारी लैंड फैमिली खुद अपने आप प्रोटेक्ट करेगी। वो उनका नेक्स्ट हेयर है, वो लैंस का फ्यूचर है, तो वो लोग उसे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? पर आयन, वो तो लैंस के नाम पर एक ब्लैक स्पॉट है। कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि याली शायद मरने से पहले आयन के बारे में ही तुम्हें बता रही थी। ये बात बोलते हुए वेंची आप जांगचा को तरफ देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वहीं जांगचन वेंचिंग की बात सुनकर शौक में पहले वेंचिंग को देखता है और फिर एकदम से खड़ा होकर अपनी आंखों को पूछते हुए कहता है, तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा वेंचिंग। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्या पता सीजे अपने बेटे जिंगी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे आयन के लिए ये सब बोलना चाहती हो। वेंचिंग, मैं जब से सीजे लैंड फैमिली में गई है सिर्फ तब से ही सीजे के साथ क्या हुआ पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सीजे की उससे पहले की ज़िंदगी मुझे उसके बारे में पता करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद अब जांगशन वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो सीधा जियांग मेंशन पहुँचता है, यहाँ ऑलरेडी जान फैमिया और मैडम यू उसी का वेट कर रहे थे। जान फैमिया तो उसके वहाँ पहुँचते ही मिंग कैसा है सबसे पहले यही पूछते हैं, जिसपे जांगशन तुम दोनों के सामने सच बता देता है कि अब लैन वांगजी को उनका सच पता चल गया है, और ये भी कि वैन याली की एक और संतान थी, यानी लैन शिजोई, या ये कह दो आयन। जिस बात से मैडम ये तो शॉक में सोफे पे गिर जाती हैं। वहीं जान फैमिया शॉक में जंजा को देखकर गुस्से में ये तुम क्या बोल रहे हो करके उससे सवाल ही करने लगता है। इस पे आप जांगशन पूरे दिन क्या हुआ उन्हें बताता है, और ये बात सुन के अब मैडम ये एकदम इमोशनल होकर बोलती है, शायद यही कारण था याली जब से जिन सिटी गई थी हम लोगों से मिलने बहुत कम आती थी, और जब वो यहाँ लास्ट टाइम आई थी वो मुझसे किसी स्पेशल को मिलाने के बारे में भी बार बार बोल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी वो ऐसा क्यों कर रही है। उस समय तुम्हारे फादर के बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तुम्हें याद है ना? पिछले कुछ महीनों से मैं उससे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं कुछ तो याली की उस दिन सुसाइड करने का कारण था जो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा शायद उसका अचानक से उसकी शादी टूटना वो कारण है, लेकिन जिन जुशान का गायब होना और उस सुसाइड का पीछे कहीं आयन ही तो नहीं था। ये बात सुनते ही आप ये अंशा बिना टाइम गवाए अपनी बहन के रूम की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो अपने मदर और फादर को बाद में सब एक तरह से कह सकता है कंफर्ट बाद में करेगा, लेकिन पहले तो वो सच जानेगा। वो जल्दी से याली के रूम में जाता है, जहाँ भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमेशा होता है। जब से याली जियांग फैमिली छोड़ के गई है उसके बाद उसके साथ जो भी हुआ होगा उसकी वो सारी डायरीज तो लेंस ने गायब कर दी, लेकिन वहाँ जाने से पहले याली की डायरीज यही हैं जिन्हें शायद जांगचा ने कभी खोल के पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसकी सीजे की प्राइवेट लाइफ थी और उसे पहली वाली लाइफ के बारे में जानने की इतनी इच्छा भी नहीं थी, या ये सच कहे तो उसका ध्यान भी नहीं था। लेकिन अब वो याली की जहाँ डायरीज रखी हुई हैं उस जगह पहुँच जाता है, एक एक करके डायरीज को खोलना शुरू करता है, और अब वो उस टाइम से पढ़ना शुरू करता है जब से याली यहाँ से जिन सिटी गई थी। याली यहाँ से जिन सिटी दो कारण की वजह से गई थी। पहला कारण उसका वहीं एक कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन हो गया था, और दूसरा कारण कि याली जिन फैमिली के पास रहना चाहती थी। यह आइडिया मैडम यू का ही था,
ताकि ये दोनों बच्चे थोड़ा एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। वहीं मैडम जिन भी याली के साथ बहुत अच्छी थी। पहले दिन से ही वो याली को बहुत एडमायर और बहुत प्यार करती थी। उनके खुद के कोई बेटी नहीं थी, इससे उन्हें याली में अपनी बेटी दिखने लगी थी। याली ने डायरीज में साफ लिखा है कि जिन सिटी में वो जितने समय रही, कभी भी जिन फैमिली ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। हाँ, उसके फादर इन लॉ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते थे उसके और जिन जुशान की लाइफ में, लेकिन वो भी उसे कभी कुछ गलत कहते या करते नहीं थे। वहीं मैडम जिन तो याली को बहुत प्यार करती थी। याली जो अपने कॉलेज के पास ही एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, वो हमेशा वहाँ पहुँच जाती थी। उसके लिए खुद खाना बना के ले जाती थी। कई बार अगर खुद नहीं जा पाती थी तो अपने कुक से उसके लिए डेली खाना भिजवाती थी। इन शॉर्ट, याली को जंग फैमिली से जितना प्यार मिलता था उतना ही प्यार जिन फैमिली भी उसे देती थी। याली के वहाँ सब समय अच्छा चल रहा था। याली वहाँ पे जिन जुशान से भी काफ़ी क्लोज आ गई थी। शुरुआत में जिन जुशान जो याली को इग्नोर करता था, पर जब उसने याली की अच्छी आदतों को देखा, उसकी अच्छी नेचर को देखा, तो वो भी अब याली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। फर्स्ट ईयर के एंड में जिन जुशान ने पूरे कॉलेज के सामने याली उसकी फियांसे है डिक्लेयर भी कर दिया था। कारण ये था कि जिन जुशान को किसी इंसान से जेलसी होती थी, जो कोई और नहीं, लान शिचैन थे। लान शिचैन भी याली और जिन जुशान के कॉलेज में जाते थे। ये बात सुन के जंचा को शक और शौक दोनों होता है। इससे पहले तक उसे ये बात पता ही नहीं थी। उसे ये ज़रूर पता था कि याली और लान शिचैन एक दूसरे के फ्रेंड थे, बट वो दोनों मतलब एक ही कॉलेज में थे, ये बात जंचा को नहीं पता थी। वैसे लान शिचैन तो लैन फैमिली की मतलब एक तरीके से क्लाउड ड्रेसेस में पढ़ते थे, तो वो जिन सिटी कब पहुँचे ये बात कहीं ना कहीं यांगचा को शॉक में लगती है। लेकिन वो जब डैडी को आगे पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है क्या कारण था। याली उस दिन सुसाइड अटैम्प्ट करती है। याली और जिन जुशान जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, अपनी लिमिट से आगे बढ़ गए थे, वो एक दूसरे के साथ फियांसे थे तो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड भी करने लगे थे, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेडली याली प्रेग्नेंट हो गई। याली बहुत डर गई थी। वो उसे ये बात उसकी प्रेगनेंसी के करीब 3.5 महीने बाद पता चली। उसे स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी, पर जब उसके पीरियड्स 2 महीने से ज़्यादा मतलब चले गए तो वो घबरा गई। डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने वो प्रेग्नेंट है उसे बताया। शुरुआत के 1 मंथ तो वो डर के मारे किसी को बता ही नहीं पाई और वो घबरा के इसे मतलब एक तरह से अबॉर्ट करने की सोच रही थी। लेकिन इससे पहले वो ये कर पाती, जिन जुशान ने उसे रोक लिया। जिन जुशान ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके होते हुए अब किसी और को तो कभी वाइफ का दर्जा नहीं देगा। ये बच्चा उसका है जिसे वो प्यार और एक तरीके से उसको वो रिस्पेक्ट और नाम भी देगा जो वो देना चाहता है। इसलिए वो याली को ये प्रेगनेंसी रखने की बात कहता है। वहीं मैडम जिन जब ये बात सुनती है तो वो याली से रिक्वेस्ट करती हैं कि अभी ये वो बात किसी को ना बताएं। वो खुद ये बात मैडम यू को बताएंगी। वो खुशी में ये बात मैडम यू को बताएंगी भी और उन दोनों की जल्दी शादी की डेट भी फिक्स करेंगी। ये बात फाइनल होती है, लेकिन शायद उन दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा था। मैडम जिन का कुछ दिनों बाद ही एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैडम जिन की डेथ हो जाती है। डेथ के कारण जुशान भी बहुत शॉक में चला जाता है। उसकी वो मदर जो उन दोनों का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बोन थी, उन दोनों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। याली को तो एक बार को ऐसा लगता है जैसे जिन जुशान नहीं बल्कि उसकी खुद की मदर की डेथ हो गई हो। उसे लगा था कि कहीं ना कहीं मैडम जिन उसे संभाल लेंगी, ये जो प्रेगनेंसी है इसका राज भी संभाल लेंगी। लेकिन अब वो क्या करेगी? अपने घर वालों से उसने कितने दिनों तक ये बात छुपा रखी है। अचानक से वो अपनी फैमिली को बताएगी तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या पता उसकी फैमिली उसे उल्टा सीधा सुनाए। पढ़ने के लिए भेजा था और वहाँ जाके प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सोच के याली इतना घबरा गई कि वो कुछ समझ नहीं पाई। वहीं याली वही पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी प्रेगनेंसी को लेकर। फिर मैडम जिन की डेथ के कारण याली और जिन जुशान बहुत डिस्टर्ब भी हो गए। इन सब चीज़ों में कब 6 महीने बीत गए इन दोनों को पता ही नहीं चला। याली अब अपने टमी को छुपाने के लिए कॉलेज भी कम जाती थी।
वो ऑनलाइन क्लासेस करने लगी इस बहाने से कि उसे कुछ सीखने से। वहीं जिनजुशान अब कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी मदर के मरने के बाद उसके घर पे उसके फादर एक और सन ले आए जिसका नाम मिंग याओ था। मिंग याओ जो जिन गौनशान के मिस्ट्रेस का बेटा था। उसकी मदर के मरते ही अब जिन गौनशान का उसकी तरफ पूरा रवैया भी बदल गया था। वो सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ मिंग याओ को देने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने तो जिनजुशान को पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया। यानली और जिनजुशान के लिए चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। जिनजुशान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन इस बीच में यानली ने फिर अपनी मदर से फ़ोन पे ही बात करी और मैडम जिन की डेथ का जैसे उसकी मदर को पता चला था तो वो भी बहुत अपसेट हो गई थी। लेकिन हाँ, उस समय जियांग फैमिली खुद अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स में गुम थी, तो वो जिन सिटी नहीं आ पाई थी। लेकिन मैडम यू ने साफ साफ यानली को श्योर किया था कि वो चाहे मैडम जिन अब यहाँ ना रही हूँ, लेकिन वो जिनजुशान और यानली की शादी ज़रूर कराएंगी, क्योंकि वो उनकी लेट फ्रेंड की लास्ट विश थी। इस बात से यानली बहुत इमोशनल हो जाती है। वो ये खुशी जिनजुशान को ही बताने जाती है, पर इतनी सारी टेंशन और परेशानी की वजह से उसे अचानक से लेबर पेन होने लगता है। अचानक से आप वो 7 मंथ में ही एक बेबी को बर्थ देने के लिए रेडी हो जाती है। ये बर्थ उसने घर पर ही दिया था, किसी हॉस्पिटल में नहीं। उनके घर पे एज अ मेड काम करने वाली एक ओल्ड लेडी ने ये उस बेबी को जिनजुशान के साथ यानली के साथ बर्थ दिलाया, जो यानली के लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस था। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो यानली को हॉस्पिटल ले जा सके। ये बहुत जल्दी हुआ। उस 7 मंथ के बेबी को बर्थ देने के बाद उस मेड ने उन दोनों को बताया कि शायद वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, जिस बात से यानली और जिनजुशान पूरी तरह से शटर्ड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी ज़िंदगी में ये क्या हो गया, पर वो मेड उन दोनों को यकीन दिला के उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने साथ ले गई। उस डायरी के अकॉर्डिंग यानली को यही पता था कि उस दिन उसका बच्चे की डेथ हो गई। जिनजुशान और यानली काफ़ी दिन तक बहुत अपसेट रहे, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश की। इस राज को हमेशा राज ही रखा, यही सोच के कि वो किसी को क्या सच बताए, क्योंकि वो बच्चा तो इस दुनिया में अब नहीं रहा। उनकी अच्छी लाइफ और उनकी फैमिली की इज्जत पे ही बिना बात के सवाल उठेंगे, इसलिए यानली ने ये बात किसी को नहीं बताई। वो इस बात के बारे में एंड तक यही सोचती रही कि काश वो ये बात अपनी फैमिली को बता देती तो उसका बच्चा सरवाइव कर जाता। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए भी गिल्टी महसूस करती थी कि उसने ये बात छुपाकर अपने बच्चे को शायद सही से ध्यान नहीं दिया और उसे घर पर ही बर्थ दिया, जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाया। जैसे ही झंझा ये डायरी को बंद करता है तो वो एकदम से शॉक में चला जाता है। इसका मतलब मिंग याओ जो बोल रहा था वो पूरी तरह से गलत नहीं था। सचमुच में आयन सीजे और जिनजुशान का बेटा है। पर ये भी आधा ही अधूरा सच तो है। सीजे की डैडी के हिसाब से उनका बेटा मर गया था, उनका बच्चा बर्थ के बाद सरवाइव नहीं कर पाया था, लेकिन आयन जिंदा है। दूसरी बड़ी बात, इसमें कहीं भी जिनजुशान क्यों गायब हुआ वो बात मेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं अब जंजा को ये पहेली बहुत गहरी है, महसूस हो रहा है। बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, महसूस हो रहा है। वो इस डायरी को लेकर तुरंत दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है और इस डायरी के अंदर जो उसने पढ़ा है तुरंत बताता है। इसके बाद मैडम यू को तो एकदम से जैसे शॉक लग जाता है। यानली की मौत पहला झटका, और यानली का एक बेबी है। अब तो वो ये बात सुन के और शॉक में चली जाती हैं, लेकिन उनका दिल तुरंत आयन से मिलने का भी कर रहा है, जिसे जी अब जंगचा और जन फैमिया रोकते हुए कहते हैं कि पहले विंग को होश में आने दो। विंग जब ठीक हो जाएगा तो वो विंग से बात करके इस बारे में फिर फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं अब सब कुछ साफ भी होकर और ज़्यादा इन लोगों को एक गहरे राज के पीछे छोड़ रहा है। यानली का बेबी हुआ, इन्हें पता चल गया। वो बेबी आयन है, इन्हें पता चल गया। आयन का बर्थ कैसे हुआ इन्हें पता चल गया, लेकिन आयन और मिंग याओ कैसे एक साथ हैं? आयन इतने साल से यानली से दूर कैसे था? और यानली को मरने से पहले आयन जिंदा है, क्या पता था? शायद यही कारण था कि यानली मरते हुए जंजा से अपने बच्चे को सेव करने की बात कर रही थी। क्या यानली की मौत का पीछे आयन ही है,
ये सारी बातें अब और ज़्यादा उलझी हुई लग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ की मौत की खबर अब सीधा मैडम लैन के पास पहुंचती है, जिससे मैडम लैन गुस्से में सारा सामान रूम में फोड़ते हुए अब एकदम डार्क वॉइस में अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, वो मिंग्याओ नहीं मर सकता। वो मिंग्याओ कहीं सबको सच तो नहीं बता गया? क्या उसने सच बता दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो 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 सच नहीं बता सकता। अगर उसने सच बताया होता तो लंजा मेरा बेटा वो मेरे पास जरूर आता अपने सारे सवालों के साथ। मैं और क्या और कितने और कब तक राज छुपाऊंगी? मैं क्या करूंगी? क्या सब बर्बाद हो जाएगा? क्या मेरा सच सामने आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। ये बोल के मैडम लैन पागलों की तरह अपने आप में बड़बड़ा रही हैं। कभी अपने बाल नोच रही हैं, कभी फ्लोर पे बैठ के रो रही हैं, जैसे वो बिल्कुल अपने होश में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांगजी पूरी रात अब उस होटल रूम में रहने के बाद जब सुबह उठता है तो उसके सर में बहुत शार्प पेन हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपना सर पकड़ के उठता है। उसे रात के नशे का अब असर उतर चुका है, इसी कारण उसके सर में ये हैंगओवर का पेन है। वो तुरंत अपने लिए लेमन और हैंगओवर मेडिसिन मंगवाता है। बाद में वो सर पकड़े ही आप अपने फ़ोन को चेक करता है, जिसमें शुयांग की काफ़ी कॉल्स हैं। वो एकदम से घबरा कर शुयांग को कॉल बैक करता है और पूछता है कि शुयांग ने क्यों कॉल किया। जिस पे शुयांग बताता है कि विंग की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। वो रात में फिर से आईसीयू में एडमिट हुआ है। ये बात सुन के वांगजी जो कल ये जता रहा था कि उसे विंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये खबर सुनते ही वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाता है और बिना किसी होशो आवाज़ के ऐसे ही बेहाल हाल में हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। पूरे रास्ते में उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। उसके सर का दर्द तो जैसे वो पूरी तरह से भूल गया। अब तो उसे अजीब सी घबराहट हो रही है। विंग दोबारा आईसीयू में क्यों गया? विंग को एडमिट क्यों किया गया? विंग को क्या हुआ? अचानक से उसकी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। वो दौड़ता हुआ सीधा अब हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ पे विंग अभी अपने रूम में शिफ्ट हुआ है। रात भर डॉक्टर ने उसके ऊपर ऑपरेट किया। सुबह उसकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो उसे दोबारा से उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे इस समय कोई नहीं था। शायद वांगजी को यहाँ देखकर जो था वो यहाँ से चला गया था। लॉबी में वांगजी को पागलों की तरह दौड़ता देखकर वो पर्सन जो शायद थोड़ी देर के लिए विंग को छोड़ के बाहर रेस्ट कह दो या ड्रिंक करने गया था, वो कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। जब वो देखती है कि वांगजी यहाँ पे आ गया तो वो चुपचाप से छुप जाती है, ये दिखाने के लिए विंग के पास कोई नहीं था। अब वांगजी सीधा विंग के रूम में जाकर विंग की तरफ देख रहे हैं जो अभी बेड पे बेहोश है। वहीं अब वांगजी विंग को देखकर पहले जोर जोर से सांसें लेता है और फिर विंग के पास एक चेयर पे बैठकर विंग की तरफ अब वो बहुत इमोशनल भरी आंखों से देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसकी ज़िंदगी उसके साथ खेल खेल रही है। पहली बार किसी के लिए उसके दिल में ये इमोशंस आए थे, प्यार क्या होता है उसे महसूस हुआ था। और तुरंत उसे ये भी सच पता चला कि यू सुजान ने उसके साथ उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है। ना चाहते थे भी वो विंग से नफरत करना चाहता है, विंग पे गुस्सा करना चाहता है, विंग को खूब उल्टी सीधी सुनाना चाहता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो शांति से बस विंग को देख रहा है। उसके दिमाग में उसके अंकल की भी बातें चल रही हैं। विंग और वो दो इनोसेंट सोल हैं। क्या सचमुच में विंग ने जो किया वो इतना गलत था? पता नहीं। विंग को वांगजी माफ़ तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसे प्यार करने से खुद को रोक भी नहीं पा रहा है। अभी भी विंग को अपनी आंखों के सामने ठीक देखकर उसे जैसे मन में खुशी ही हो रही है। धीरे से विंग अपनी आंखों को मूव करता है, जैसे वांगजी जो भी बिल्कुल विंग के पास बैठा था वो कुर्सी पीछे करके खड़ा ही होने लगता है। जब विंग पूरी तरह से अपनी आँख खोल के वांगजी को अपने पास देखकर तुरंत अपने हाथ से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ वांगजी उसे छोड़ के पीछे मुड़ के जा रहा था। अब वांगजी बिना पीछे मुड़े विंग से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ,
अब वांग जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। शायद वो वार्मनेस, वो प्यार जिस इंसान से विंग को मिलता था, अब विंग ने उसे गवा दिया। विंग का दिल ये बात सोचना नहीं कि बहुत पेन फील कर रहा है, लेकिन उसे वेंचिंग की बात याद आ रही है। जब यहाँ से वो मतलब अकेले था, वांग जी नहीं था यहाँ पे, उससे पहले जब वेंचिंग इस रूम में थी तो उसने विंग को यही कहा था कि उसे खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वांग जी को ये प्रूव करना चाहिए कि उसके दिल में उसके लिए रियल इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं अब अगर वो खुद को परेशान करेगा तो वो कैसे वांग जी को प्रूव कर पाएगा कि वो वांग जी को प्यार करता है। यहाँ तक कि वेंचिंग ने यानली का बेबी है, जहाँ मतलब एक तरीके से आयुन ये बात भी विंग को कंफर्म कर दी, जिसके बाद विंग को और ज़्यादा अब मतलब शौक लगता है, क्योंकि अगर यानली का रियल में आयुन बेबी है तो आयुन के बर्थ का राज भी उसे जानना है। अपनी सीजे की मौत को भी वो भूल नहीं सकता, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के लिए उसे ठीक होना पड़ेगा। खुद को परेशान नहीं, बल्कि खुद को ठीक करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए इस बार वो परेशान नहीं हो रहा, बल्कि वो खुद को नॉर्मल रखते हुए अब वांग जी को बाहर जाते हुए देखकर मन में सोच रहा है, मैं जानता हूँ लंजा, मेरा सच जानने के बाद मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने यहाँ आई। सचमुच में मुझे ये होप बहुत बड़ा हिम्मत दे गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब नफ़रत नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे नफ़रत करते लंजा तो तुम मुझसे ऐसे मिलने नहीं आते। बस लंजा, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते। अब मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, ये साबित करके फिर से तुम्हें अपने से प्यार करने पे मजबूर करूँगा। विंग थोड़ा सा परेशान होता हुआ मन में ये बात सोच रहा है। वहीं अब डॉक्टर आके विंग को चेक करता है और बताता है कि विंग ठीक है। वांग जी वहाँ रहता था, पर जैसे ही डॉक्टर बोलता है विंग ठीक है, तो वहाँ बिना किसी को कुछ बोले चला जाता है। विंग से मिलने थोड़ी देर बाद आयुन और सारे जिनशी के बच्चे शुयांग के साथ आते हैं, क्योंकि वो बच्चे कल से एक पल भी आराम नहीं पाए। वो कल से बहुत बेचैन, बहुत दुखी और बहुत परेशान थे अपने वी गगा के लिए। इसलिए आज सुबह से वो शुयांग के पीछे लग गए थे कि उन्हें अपने वी गगा से मिलना है। ना चाहते हुए भी बच्चों की जिद के आगे शुयांग को हार ही माननी पड़ती है, और वो ना चाहते हुए इतने सारे बच्चों के साथ अब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। शुयांग को थोड़ी एम्बेरसमेंट भी हो रही थी, उसे लग रहा था सब लोग सोचेंगे उसके इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन वो बेचारा अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाते हुए सारे बच्चों के साथ अब सीधा विंग के रूम में आता है। वहीं विंग इतने सारे बच्चों को अपने लिए इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर और विशेष छोटे छोटे से विशेष कार्ड जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं अपने कलर्स से, उनको देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग जो कल बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करके अपनी तबीयत को बिगाड़ चुका था, आज वो मन में खुश हो रहा है अपनी इस छोटी सी दुनिया के लिए, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो कुछ भी कर सकता है। सच जानने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लंजा का दिल दुखाया है ना उसने, तो अब वो लंजा के दिल को प्यार वाली फीलिंग ज़रूर देगा। इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उस असली कल्प्रिट को अब वो सामने ज़रूर लाएगा, अपने आयुन की सेफ्टी के लिए, अपनी लंजा की खुशियों के लिए, और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट करने के लिए, यही कह दो सही करने के लिए। इसी कारण वो स्माइल करता हुआ बच्चों के साथ ही पूरा दिन स्पेंड करता है। बच्चे सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं। थोड़े टाइम में शुयांग को वेंचिंग भेज देती है। शुयांग के जाने के बाद वेंचिंग और वेनिंग ही बच्चों के साथ विंग का पूरा ध्यान रखते हैं। जब विंग सो जाता है तो वांग जी फिर से वहाँ आता है। वांग जी जब भी विंग सोता है रात में विंग को देखने ज़रूर आता है, लेकिन जब विंग होश में रहता है एक बार भी उसके पास नहीं आता है। वैसे विंग के रूम में लगे सीसीटीवी कैमरा से उसे सब कुछ पता चलता रहता है। उसने यहाँ का एक्सेस पहले ही ले लिया, लेकिन वो विंग के सामने अभी भी गुस्सा है ऐसा ही शो कर रहा है। विंग को हॉस्पिटल में 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन बाद डॉक्टर वो जा सकता है, उस चीज़ की परमिशन दे देते हैं। बस उसे अपने जहाँ स्टिचेस हुए हैं या घाव हुआ है उस जगह पानी यूज़ नहीं करना कुछ टाइम तक, और बार बार ड्रेसिंग करवानी है, बस यही उसे फॉलो करना है। ये बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वहीं विंग अब रूम में चुपचाप बैठा है वेंचिंग और वेनिंग के साथ। इन 5 दिन में डेली बच्चों से मिलने आते हैं, पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 5 दिन तक उसने एक बार भी वांग जी को नहीं देखा, और अब उसे वापस जाने के लिए जब डॉक्टर बोल रहे हैं
तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, जिससे वेंची स्माइल करते हुए अब उसके पास बैठती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, डॉक्टर ने तुम्हें अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, तुम तो कितनी कंप्लेन करते थे मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, आज तुम इतना अपसेट क्यों हो। मैं कहाँ जाऊँगा वेंची। अब वांगजी को याद करता हुआ भी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, वहीं जो तुम्हारा घर है, जहाँ तुम्हारे बच्चा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रहा है, बट वो घर क्या सचमुच मेरा है। लंजा मुझे लेने नहीं आया तो तुम कोई नाराज़ हो गए, अपने घर को छोड़कर कहीं अपने मायके में जाके बैठ गए हो कि जब तक तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आएगा तो तुम वापस नहीं जाओगे। वो तुम्हारा घर है, तुम खुद भी तो जा सकते हो। क्या हुआ, वांगी तुम्हें लेने नहीं आया? तो वो सारे बच्चे तुम्हें लेने आ रहे हैं। श्रेयांक का फ़ोन आया था, बच्चे तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ तुम्हें यहाँ लेने वापस आए हैं और कुछ घर पर तुम्हारे वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आयुन, सॉन्गलेन और शाओशिनशन कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। तुम खुशी से अपने बच्चों के साथ जिनशी वापस जाओ। मुझे यकीन है वांगी भी यही चाहता है। ये बात बोलते ही फैंचिंग, जो जानती है कि वांगी चाहे कितना दिखाए कि वो विंग की फिक्र नहीं करता, पर वो हर रात यहाँ आता है, रात भर वो ही विंग के पास रहता है। जब वो ये बोलकर कि वो घर जा रही है, यहाँ से चली जाती है, उसे पता है उसके जाने के कुछ समय बाद ही वांगी यहाँ ज़रूर आता है। वो भी एक परफेक्ट हैकर है, उसने भी इन कैमरों को बहुत पहले हैक कर लिया है, इसलिए उसे पता है कि वांगी रात भर यहीं रहता है। इसलिए वो ये अब विंग को पाई बोलकर वैनिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। जब उसके निकलते ही रूम में, जैसा वेंचिंग ने बोला था, श्रेयांक, सॉन्गलैन और शाओशिनशन और आयन विंग को लेने आते हैं। विंग खुशी से उनके साथ अपनी जिनशी में जाता है। जिनशी में जाते ही उसका वेलकम करने के लिए बच्चों ने फ्लावर उसके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए और खुशी से उसे हाथ पकड़ के अंदर बड़े से सोफे पर लाके बैठा दिया। अपनी छोटी छोटी सी डांस परफॉर्मेंस करके उसके लिए वेलकम सॉन्ग पे डांस भी करके दिखाया, जिसे विंग को उनके ऊपर से बहुत हंसी आई। इन छोटी सी हैप्पीनेस में ही विंग को असली हैप्पीनेस मिलती है। विंग बच्चों का ये प्यार देखकर विंग को जेन्युइनली बहुत खुशी होती है कि वो इन बच्चों से मिला। इनमें से 2 बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं, उनका कुछ दिन बाद मतलब यहाँ पे फेयरवेल भी होगा। ये विंग सबको बताता है। उसने जो गिफ्ट नहीं ले पाया, वो गिफ्ट वैनिंग और वेंचिंग को रेडी करके यहाँ लाने के लिए बोल दिया था, और अब वो बच्चों के साथ अपने बेडरूम में जाता है जहाँ वो और लंजा रहते थे। विंग अपने रूम में आकर अब इमोशनली सारी सराउंडिंग को देख रहा है। सबसे पहले तो रूम के अंदर उसे जो चीज़ महसूस होती है वो थी लंजा की परफ्यूम की स्मेल, वही सैंडलवुड स्मेल जो हमेशा लंजा के उसके करीब होते हुए उसे महसूस होती है। लंजा की स्मेल इस पूरे रूम को फील कर रही है। विंग को जो एक अजीब सी वार्मनेस और लंजा को मिस करते हुए उसकी बॉडी को एक अजीब सी ठंडक दे रही है। विंग अब इमोशनली अपने बेड पे बैठते हुए अपनी साइड वाले पिलो को अपनी चेस्ट से लगाते हुए उस पिलो में रब करते हुए कोशिश कर रहा है कि वांगी की स्मेल को वो और ज़्यादा फील कर सके। पर उसे नहीं पता कि वांगी इस बेड पे तो शायद जिस दिन से वो यहाँ से गया है उस दिन से एक बार भी नहीं सोया। वो यहाँ सिर्फ मॉर्निंग में आता था, फ्रेश होने, कपड़े चेंज करने, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठने और ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद वो रात भर उसी के पास वहीं हॉस्पिटल में रहता था। विंग अब अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, इसलिए बच्चों से डिस्टर्ब करने कभी कभार ही आए हैं, जैसे उसे उसका डिनर देने और थोड़ी देर उससे बात करके वो वहाँ से चले गए। पर विंग पूरी रात वांगी का वेट करने के लिए वहीं बैठा रहता है। करीबन रात के 2 बजे वांगी घर आता है, जो आज काफ़ी इमोशनल है और हल्का सा ड्रिंक भी उसने करी है। वो जब सुनता है कि विंग जिनशी ही वापस गया है तो उसके दिल को एक खुशी की जगह एक शार्प पेन होता है। वो समझ नहीं पा रहा है। वो विंग की जिनसी में वापस आने से खुश होना चाहता है, लेकिन अब उसे विंग को डेली फेस करना पड़ेगा। वो लैंड मेंशन वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं। आयन उसका बेटा है जो अब लैंड शिजोई है। वो अपने बेटे को लैंड मेंशन नहीं ले जा सकता क्योंकि अब आयन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका है और उसे किसी पे भरोसा नहीं है।
उसकी मदर वैसे भी अयन को पसंद नहीं करती, तो उसके पीछे पता नहीं अयन के साथ कैसा व्यवहार करे। अयन को अकेले वो यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहता। वो यहाँ के बच्चों के साथ शुयांग को रखता तो जरूर है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा और उसे विंग को फेस भी करना पड़ेगा। वो कैसे फेस करे विंग को? उसकी तो गलती भी नहीं, पर फिर भी उसे डर लग रहा है विंग को फेस करने से। विंग जिसकी गलती है वो तो ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे वांग जी उसे आज नहीं मिला तो शायद वो अपनी धड़कन ही भूल जाएगा, सांस लेना ही भूल जाएगा, क्योंकि अब एक एक मिनट जो बीत रही है और वांग जी का यहाँ ना आना उसे बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन कर रहा है। वो पूरी तरह से अंदर से डर रहा है, कहीं वांग जी चाहता तो नहीं था कि विंग वापस ना आए? क्या वांग जी को विंग का जिनशी वापस आना अच्छा तो नहीं लगा? क्या पता वांग जी ना चाहता हो विंग वापस आए, यही सोच के वो बहुत इमोशनली बैठा हुआ है। वहीं वांग जी जब रूम के अंदर एंटर करता है तो ये देखकर शौक है कि रात के 2 बजे भी विंग अभी भी जगा हुआ है। कमरे की लाइट जल रही होना, उसे लगा कि शायद विंग सो गया होगा, लाइट क्लोज करना भूल गया होगा, लेकिन जब वो देखता है कि विंग अभी भी बेड पे बैठा हुआ है तो बिना कुछ रिएक्ट करे विंग को एक बार देख कर जैसे ना देखने का एक्टिंग करता हुआ अपनी कोट को उतार के सोफे पे डालता हुआ अपनी कबर्ड से कपड़े लेने चला जाता है। वहीं विंग, लंजा तुम काफ़ी लेट आए, क्या मैं डिनर लगा दूँ? बहुत ज़्यादा नर्वस होता हुआ पूछता है पवांग जी। ये सुन के ना अनसुनी करता हुआ आप अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है, जिसे विंग वहीं रूम में खड़े होकर अपने हाथों को मलते हुए इमोशनल होकर थोड़ा डर रहा है। अब लंजा कहीं उसे कभी बात तो नहीं करेगा? कभी भी लंजा उसे पहले वाली तरह बिहेव तो करेगा? उसे बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो शांति से खड़ा हुआ है। वहीं वांग जी रूम में जब वापस आता है तो देखता है अभी भी विंग उसी पोजीशन में खड़ा है, इस पोजीशन में वो उसे छोड़ के गया था। करीबन 15-20 मिनट बाद वांग जी बाहर आया, चेंज करके फ्रेश होके कपड़े बदल के, तब तक विंग ऐसे ही खड़ा है। वो ये देखकर इग्नोर करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है कि अपनी साइड सोने के लिए आगे बढ़ रहा था, जब वह वहीं अब उसे पीछे से एकदम से बैकअप कर लेता है, जिसे वांग जी शॉक नहीं एकदम से उसे बैकअप कर बोलता है प्लीज़ लंजा एक बार मेरी तरफ देखो, मुझ पर गुस्सा करो, जितना मुझसे लड़ना है लड़ो, जो मुझे बोलना चाहते हो बोलो, पर प्लीज़ ऐसे मुझे देखकर इग्नोर मत करो। पिछले कई दिनों से मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तड़प रहा हूँ लंजा, सिर्फ एक बार तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनने के लिए। लंजा तुम पहले भी शांत रहते थे, लेकिन अब जैसे ये शांति मुझे अंदर से तोड़ रही है। आई नो लंजा, मैं बहुत बड़ा कल्प्रेट हूँ। आई नो लंजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी लंजा, मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी लंजा, मैंने ये सब कुछ किया। पर लंजा एक बार मुझसे बात करो, मुझे गालियाँ दो, मुझसे लड़ो, मुझे पनिश करो, कुछ तो बोलो। इस तरह से चुप रहकर मुझे इग्नोर मत करो। नहीं इमोशनल होके अब वांग जी की चेस्ट के मतलब बैक से ही अपने सर को रब करते हुए रो रहा है। वांग जी भी महसूस कर सकता है विंग कितनी ज़ोर से रो रहा है, क्योंकि इसकी पूरी टी शर्ट पीछे से गीली हो गई है विंग के आंसुओं से। वांग जी कुछ ना बोलकर अपने फेस ऊपर करके अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है विंग उसके साथ ऐसा? विंग ने उसे कम हर्ट किया है, जो अब ये रो के उसे और हर्ट कर रहा है। क्यों किया विंग तुमने मेरे साथ ऐसा? वांग जी के दिमाग में ये सवाल बहुत दिन से था और इसलिए वो आज ये सवाल विंग से पूछ ही लेता है। वो एकदम से विंग से को अपने से दूर करता हुआ उसकी फेस की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है, कौन था मैं तुम्हारे लिए विंग? एक टूल, तुम्हारा रिवेंज टूल। तुम मेरी जिंदगी में मुझे बर्बाद करने के लिए क्यों आए विंग? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था विंग? क्यों मुझे साथ तुमने ऐसा किया? क्यों मुझे साथ ये प्यार का नाटक किया? तुम्हें बदला चाहिए था ना, तो तुम सिर्फ रिश्ते के मेरे पति बन के रहते, पर नहीं, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। तुम मेरे करीब आए, मुझे अपना बनाने की कोशिश करी, मुझे प्यार का झूठा नाटक क्यों किया विंग तुमने? मेरे दिल में क्यों अपने लिए फीलिंग्स जगाई? जब सब कुछ नाटक था विंग, तो ये सब क्यों किया मेरे साथ?
ये बोलता हुआ वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट होके अब विंग को देखने लगता है। अब तक विंग फुट फुट के रो रहा था, लेकिन अब वांगजी की आंखों में भी आंसू हैं। इसे देख के अब विंग इमोशनली अब वांगजी की तरफ एकदम से कदम बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसके हाथ को अपने फेस से दूर करता हुआ 2 कदम पीछे होकर अब गुस्से में बोलता है, नाटक मत करो विभूषण, और नाटक मत करो। तुमने जितना नाटक करना था, जितना मुझे हर्ट करना था, कर दिया। अब मैं तुम्हारे इन आंसू से, तुम्हारी इस झूठी केयर से पहली वाली तरह तुम्हारे धोखे में नहीं फंसूंगा। ये बोलता हुआ वांगजी गुस्से में विंग को इग्नोर करता हुआ रूम से बाहर ही जा रहा था, जब अचानक से विंग उसका हाथ पकड़ के वहीं घुटनों पे बैठ जाता है और एकदम सुनता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ लंजा, आई एम सॉरी लंजा, आई एम सॉरी, मैंने सचमुच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर लंजा वो नाटक नहीं था। लंजा, तुम्हारे मन में अपने लिए प्यार जगाना, या ये कह दो तुमसे प्यार करना, कभी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था लंजा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ लंजा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सीजी के बदले के लिए आया था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ लंजा, मैं तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारे थ्रू जुड़ना चाहता था। लैंड मेंशन में तुमसे शादी करके घुसना चाहता था, पर मेरा यकीन करो लंजा, मैंने तुमसे जो भी कहा, तुम्हारे साथ जो भी टाइम बिताया, जो भी तुम्हारे लिए फील किया, वो सब सच था। मैं तुमसे सचमुच में प्यार करने लगा हूँ लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, ये झूठ नहीं है लंजा, ये झूठ नहीं है, मेरा ट्रस्ट करो लंजा, मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार झूठा नहीं है। कह के अविंग वांगजी के उस हाथ को पकड़ के जोर जोर से रोते हुए वांगजी के हाथ से अपना माथा टच करने लगता है। वहीं वांगजी शौक में विंग को देख रहा है, क्या वो यकीन करे, क्या वो इस इंसान की इस बातों पे यकीन करे। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है, वांगजी को विंग की बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, अब क्या मैडम लाइन का सच सबके सामने आएगा? ये भी कमेंट में बताना। और नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी का मेन विलन कौन है आपको पता चल जाएगा। तब तक अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना, और आप जो भी मुझे फीडबैक देना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर देना। बाय, टेक केयर।